टू दी क्लास 24। स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर जहां पे मेरी ऑडियो और वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है, ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। ये सेट नंबर 25 है, इससे पहले हम 24 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 1/4 पोर्शन जो हमने डिसाइड किया है, हमने एक टारगेट सेट किया है कि 2025 के हम सारे सेट कंप्लीट करेंगे। और अभी तक जो बच्चे इन सेट को सबको 1 to 24 तक पूरा किए ना कंसिस्टेंसी के साथ, उनको ये महसूस भी हो रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके अब या ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपको कवर होने लग गए हैं, समझ आने लग गए हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं। तो पिछले 24 पीडीएफ उनके साथ जो अटैच्ड है वो सारे पीडीएफ आपने पढ़ने हैं आराम से, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप डी की जो थ्योरी पार्ट है, जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे हम क्वेश्चंस कर भी लेते हैं, लेकिन बिना थ्योरी के आपको एग्जाम में बेस नहीं होगा तो आप चीजें एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका आप आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। तो थ्योरी पूरी आपने कवर करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी साइंस की थ्योरी पूरी कंप्लीट है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो रिवीजन के लिए भी ये बैचेस आपके इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो भी आपको ब्रश अप करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। क्लास 24 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे टेस्ट जो है वो डेली अपडेट होता है। बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके उन्हीं क्लासेस से पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, Which of the following block of element is called transition element? संक्रमण धातु पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक को कहा जाता है? तो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं ना, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे जो हमारा ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, इस ब्लॉक को हम S बोलते हैं, इस पूरे को यहाँ पे हम P बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? D ब्लॉक बोलते हैं, और ये हमारा F ब्लॉक है। तो जो D ब्लॉक है ना, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु कहते हैं। और इसका रीजन ये इसलिए इसको संक्रमण धातु कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्थानांतरित किए करे जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी अदर एरियाज। इसीलिए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आपको पता है ना कि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, सिल्वर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आयरन जो है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, है ना। हम निकल को यूज करते हैं, आयरन को यूज करते हैं, मैग्नीज को यूज करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम इनको संक्रमण धातु कहते हैं। तो जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पे? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण धातु कहा जाता है। 5 या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर से निकलते हैं ये, इसलिए इनर ट्रांजिशन, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe3O4। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने को पूछा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके से बैलेंसी जो है ना उसको पूछने की बात हो रही है। तो Fe3O4 में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालने को बोला जाता है ना, उसकी संख्या हम x ले लेते हैं, यानी कि x इंटू 3, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा एलिमेंट है इस कंपाउंड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे O जो है वो दूसरा एलिमेंट रखा हुआ है, अब इसका नंबर है 4, है ना। यहाँ पे बीच में आएगा प्लस, क्या आना है बीच में? प्लस। ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2। अगर +2 होती है तो मैं +2 लिखती, अगर यहाँ पे सोडियम होता तो हम +1 लिखते, मैग्नीशियम है तो +2 लिखते, कैल्शियम है तो +2 लिखा जाता, ऑक्सीजन है तो -2 करके लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो 3x - 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 8, हम 8 को उधर ले गए, प्लस में साइन हो गया, x इज इक्वल टू 8/3। आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन में है 8/3, यस, सिंपल है। तो जो भी कंपाउंड दिया है आपको उसमें जिस एलिमेंट का निकालने के लिए बोल, जैसे अगर इसमें ऑक्सीजन का निकालने को बोला होता, ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर हमें निकालना होता तो आयरन जो है वो +2 रखता है, +3 रखता है, मैं +2 ले लेती हूँ यहाँ पे, +2 प्लस में 4, है ना। और हमें क्योंकि ऑक्सीजन का निकालना है तो हम x रखते हैं, और इक्वल में हमेशा 0 रखना है, ठीक है, इक्वल में हमेशा 0। ये क्या हो जाता? 3 दूनी 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, x की वैल्यू क्या आती? 3/2, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसकी वैल्यू क्या आती? 3/2 वैल्यू आ जाती, 8/3 आंसर होता। गैल्वेनाइजेशन, अच्छा समझ आ गया ना आपको यहाँ पे।
प्रोसेस समझ आ गया? मैंने 2 एग्जाम्पल लेके बताया, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप और क्वेश्चन मुझे पूछ लीजिएगा। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिंक जो है वो डिपॉजिट होता है आयरन के ऊपर, ठीक है। जिंक जो है वो डिपॉजिट होता है एज एन लेयर ऑफ आयरन। जिंक हमारे पेंट के अंदर डाला जाता है, जो पेंट वगैरह हम करते हैं ना, उसमें भी जिंक की लेपन की जाती है। जिंक जो है वो सफेद रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेंट वगैरह में सफेद रंग देता है। जिंक जो है वो हमारे जो सनस्क्रीन होते हैं उसमें भी पड़ा है, इसीलिए अगर अच्छा सनस्क्रीन है ना तो उसमें जिंक ऑक्साइड जरूर होगी। और जिंक जो है ना वो लेयरिंग के रूप में काम करता है और अच्छा सन प्रोटेक्टर होता है। जिंक की लोहे के ऊपर अगर हमने पेंटिंग कर दी है तो लोहे के ऊपर लगने वाली जंग नहीं लगेगी। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मेरे पास 4 ऑप्शन दिए, चारों टॉप रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनकी शुरुआत होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सीक्वेंस ये बनता है, इनके हिसाब से आंसर पोटेशियम है, बाकी के 3 भी याद रख लीजिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सीक्वेंस लर्न करना है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाता है, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, और लास्ट में आते हैं आपके पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 800 वॉट। वॉट का मतलब हो गया पावर, ठीक है। और सप्लाई जो इसको वोल्टेज हो रहे हैं वो कितने हैं, 200 वॉट। आपसे पूछा है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ पे P जो है वो 800 लिखा हुआ है ना। वोल्टेज जो है वो 200 है, नीचे मैं यहाँ पे 200 लेके आ जाऊंगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। 200 और 800 के 0 काट दीजिए, या 2 चौके 8, 4 एम्पियर। सिंपल है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये चेक करने के लिए वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप जो है वो फॉर्मूला जानते हैं। अब इसमें अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है ना इजी आप छोड़ के आ जाओगे ना। तो 4 एम्पियर करके याद रखिए। द अमाउंट ऑफ सन एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट, पौधों के द्वारा सूरज की कितनी ऊर्जा को लिया जाता है उसको हम कहते हैं 1 से लेके 3%। सूरज अपनी सन अपनी मैक्सिमम जो एनर्जी है उसको पृथ्वी तक भेज रहे हैं, या पृथ्वी सूरज की रोशनी को ट्रैप करती है, इसमें से मैक्सिमम यानी कि 51% के आसपास जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ना, इसीलिए आपको चीजें दिखाई भी दे रही हैं यहाँ पे। 49% में से याद रखिए 1% के आसपास पौधों को जाता है, यही 1% जो है वो पृथ्वी पे जीवन का आधार है। पौधे आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे। तो ट्रॉफिक लेवल भी याद रखिए, 1% भी याद रखिए। अब पौधे से जब आगे दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाएगा, यानी कि पौधा अगर इंसान कंज्यूम कर रहा है या पौधे को मान लीजिए ग्रास हॉपर खा रहा है, तो ग्रास हॉपर को जो एनर्जी जा रही है वो 10% जा रही है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो सूरज से जो पौधा ऊर्जा लेता है वो 1% होता है, जबकि पौधे से जब आगे एनर्जी पास ऑन होती है तो वो यहाँ पे हमेशा 10%, लॉ जिसे कहते हैं 10% एनर्जी। इन विच कलर ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। देखो प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होती है पूछा है ना। जब होती है पूछा जाता है तो लाल रंग दिखते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि हालांकि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस लाल रंग में होती है, लेकिन किस और रंग में लाल रंग से ज्यादा हो सकती है, तो हम नीला रंग लिखेंगे। जो नीला रंग होता है ना उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन लाइट जो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो लाइट है ये स्कैटरिंग बहुत दिखाती है, यानी कि डेविएशन बहुत होती है, इसीलिए अपने सोर्स से निकल के ये अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाती, बीच में डेविएट हो जाती है, स्कैटरिंग या डेविएशन कह सकते हैं। इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देने लग जाता है, जबकि लाल रंग जिसमें भले ही एनर्जी कम होती है लेकिन ये डेविएट नहीं होती, जहां से निकलती है वहां सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक क्लियर जाती है, इसीलिए लाल रंग हमें दूर से नजर आता है और लाल रंग में फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। वी स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन अ पाथ हैविंग पॉन्ड्स कम और ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जैसे होती है ना, काई होती है तो हम फिसल जाते हैं, तो हमारा फिसलन का कारण क्या होता है, हमारी फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी ना हम रोड पे उतने ही अच्छे से चलेंगे। हम जब बर्फ पे, हम मान लीजिए स्केटिंग कर रहे हैं है ना, आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं तो बर्फ पे चलने में हमें दिक्कत होती है, रेत में चलने में हमें दिक्कत होती है, अगर साबुन गिरा है फर्श पे तो दिक्कत होती है ना। साबुन अगर फर्श पे गिरा है तो गिर के लोगों की मौत भी हो जाती है। सुना है ना आपने पाकिस्तान का जो
पुलवामा के टाइम पे पाकिस्तान का जो चीफ था, आर्मी चीफ, उसके पीछे कुछ दिनों में डेथ हो गई थी ना, कुछ दिन पहले की न्यूज है ये। और मरे कैसे थे वो? अपने बाथरूम में साबुन के गिरे होने से, फिसलने की वजह से फ्रिक्शन नहीं बन पाया। तो द फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द पाथ इज रिड्यूस्ड, इंक्रीज मत कर देना। हम फ्रिक्शन अगर कम होगा तो हमें चलने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर केजी या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आया है फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा है तो F g इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। F की वैल्यू न्यूटन, रेडियस की वैल्यू जो है वो मीटर स्क्वायर, और मास जो है वो केजी स्क्वायर, ठीक है। केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी -2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले को इन्होंने चेंज कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो। सी आंसर है। एन ऑब्जेक्ट वेज 60 न्यूटन, फोर्स कितना है, या 60 न्यूटन उसका वजन है, वेट लिख सकते हैं, जब वो पृथ्वी के सरफेस पे नापा जा रहा है। इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, सिंपल है, 1/6 करना है। ये क्वेश्चन में 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। मास पूछा होता तो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि वेट ही पूछा हुआ है तो सिंपल 10 न्यूटन मेरा आंसर है। The constant tug on the moon as it move around the earth is due to, very simple, पृथ्वी के आसपास चांद अपने एक ऑर्बिट में घूमा जा रहा है। हालांकि आप कुछ न्यूज पढ़ते हो ना, सुनते हो कि चांद जो है वो हमसे और थोड़ा सा दूर हो रहा है और थोड़ा पास आ रहा है, ऐसी स्टेटमेंट आती है। तो याद रखिए कि जब भी कोई भी चीज किसी भी सेंटर के अट्रैक्शन में घूम रही है, पेट की तरफ समझ लीजिए, पेट, तो हम उसे बोलते हैं अभिकेंद्रक या सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। द वर्ड मॉर्फोलॉजी मीन्स, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बोन, बॉड या स्किन। तो मॉर्फोलॉजी मतलब हम दिख कैसे रहे हैं ना, हमारा स्ट्रक्चर, हमारी आकार कह सकते हैं, हमारी आकार कैसी होती है उसके हिसाब से मॉर्फोलॉजी वर्ड बोला जाता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी, खून में मतलब किस चीज की कमी से रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है वो लो हो जाता है। तो हमारे शरीर में अगर पैरा हार्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि थायराइड पे चिपका होता है, थायराइड का काम है हमारे शरीर के अंदर जितने भी सॉल्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको एब्जॉर्ब करना और हमारे ब्लड के अंदर इनका लेवल बढ़ाना। अब अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो गया है तो डेफिशिएंसी क्या होगी? पीटीएच यानी कि पैराथ हार्मोन यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो उसकी सिक्रीशन में दिक्कत है, ठीक है। ये पैराथायरॉइड हार्मोन हमारी बोन्स को देखता है, किडनी को चेक करता है, इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करता है, विटामिन डी जो है उसको एक्टिवेट करता है ताकि हमारा खाना एब्जॉर्ब हो सके। और विटामिन डी अगर हमारे शरीर में होगा तो ही खाने में मौजूद कैल्शियम आपको मिलेगा, वरना आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम कभी भी शरीर को लगेगा नहीं। पेप्टिक अल्सर आर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, याद रखिए, नाम से पता लग रहा है पेप्टिक अल्सर जो है वो पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। पेप्टिक अल्सर, पेट में हमें छोटे छोटे ऐसे ब्लिस्टर हो जाते हैं, अल्सर जो है वो ब्लिस्टर के लिए बोला जाता है। ये थोड़ा सा आगे अगर इनको ट्रीट प्रॉपर्ली नहीं किया जाता है तो कैंसरस में भी रिजल्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो स्टमक के अंदर अल्सर इज ब्लिस्टरिंग, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर होती है ये। अ टेंडन इज मेड अप ऑफ, टेंडन क्या होता है? सबसे पहले टेंडन हम किसको बोलते हैं? जो कि मसल को बोन से जोड़ता है, ठीक है। अगर मसल्स को बोन से जोड़ा जा रहा है तो उसके लिए लिगामेंट होता है, और हड्डी को अगर मांसपेशियों से जोड़ा जाता है तो उसके लिए टेंडन होता है। तो मसल को बोन से जोड़ना इज टेंडन। अब ये होती कैसी है? होती तो लचीलेदार है, कोलेजन फाइबर्स इनको बोला जाता है। तो जो टेंडन होती है वो कोलेजन फाइबर है, कोलेजनस फाइबर से बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट विट्रियोल, सफेद विट्रियोल किसे कहते हैं? मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया है, जिंक जो है ना ये व्हाइट पेंट देता है या व्हाइट कलर देता है जहां पे भी इसको मिलाया जाता है। विट्रियोल जो है ये सल्फेट है, विट्रियोल जो होती हैं ये सल्फेट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। उसी तरीके से जब हमने बोला कि व्हाइट विट्रियोल क्या है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, और इसमें पानी के जो हैं वो 7 मॉलिक्यूल होंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा। जिंक सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल अगर हमने पानी के मिला दिए तो ये बन जाता है विट्रियोल, यानी कि व्हाइट विट्रियोल, सफेद विट्रियोल।
या इसको सफेद थोता के नाम से जानते हैं। इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन, हमारे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और टफेस्ट या मजबूत जो हड्डी है वो कौन सी है? फीमर, जो कि हमारे जांग की इस बड़ी वाली हड्डी को बोला जाता है। ठीक है, नीचे वाली हड्डी टिबिया फ्यूबुला है, ऊपर वाली जो है फीमर है। हमारे हाथ की इस हड्डी को ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की है जिसको हम स्टेपिस के नाम से जानते हैं। तो स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, फीमर सबसे बड़ी। पूरे दिन में हमारे पास कौन सी ऐसी हड्डी है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो करते हैं? तो याद रखिए कि हमारा जो ये मैंडिबल है ना, जॉ, ये हमारी अच्छी सी जॉ लाइन जो क्रिएट करती है, वो याद रखिएगा, वो आपकी फीमर या लॉन्गेस्ट मतलब जो मैंडिबल है, ये सबसे ज्यादा चलने वाली हड्डी कही जाती है। सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो हमारी यही हड्डी करती है। राइट, समझ आ गया? ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, बाकी चीजें भी याद रखिए यहाँ पे। द कॉजेटिव ऑफ द डिजीज पोलियो, पोलियो जो है वो पोलियो मिक्सो वायरस से होता है। मिक्सो वायरस है ना, पोलियो वायरस डिजीज है। एड्स जो है वो वायरस डिजीज है। चिकन पॉक्स वायरस डिजीज है। स्मॉल पॉक्स वायरस डिजीज है, ये जोस्टर के द्वारा होते हैं। वेरिसोला और वेरियोला जोस्टर के द्वारा होते हैं। रेबीज जो है वो वायरस डिजीज है, रेबीज ना वायरस डिजीज बोली जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द आई ऑफ द फ्रॉग इन वाटर, तो पानी के अंदर जब मेढक जाता है तो उसकी जो आई है वो प्रोटेक्टेड रहती है बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि झिल्ली जिसे कहा जाता है। विच वन ऑफ द गिवन मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाइसाइकिल handlebars that gives a shiny look and protected from the corrosion? Which one of the given metal is used for electroplating bicycle handlebar that gives shiny? अच्छा, उसको जंग से बचाता है। अब इसको, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ये पूछा होता कि स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें हम क्या डालते हैं ताकि जंग नहीं लगे, तो आंसर होता क्रोमियम। यहाँ पे भी आंसर है आपका क्रोमियम। क्रोमियम जंग लगने से बचाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों के अंदर जो पानी का स्थानांतरण करना है, जो गैसों का स्थानांतरण करना है, वो पौधों में मौजूद स्टोमेटास के द्वारा किया जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन एंड आउट, अंदर भी पानी जाना है, बाहर भी पानी निकलना है, तो वो स्टोमेटा के माध्यम से होता है। ठीक है, स्टोमेटा पत्तियों में ज्यादातर नीचे की तरफ होता है। कहीं कहीं पे कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिसमें अपर स्टोमेटा होता है। अपर स्टोमेटा नहीं ज्यादातर पत्तियों में होने का कारण ये है कि धूप जो है वो रोशनी सनलाइट की सीधा ऊपर पड़ती है। स्टोमेटा ऊपर होगा तो पानी जो इसमें एक्सेस में है या थोड़ा एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ जाएगा, तो पेड़ों के लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये हमारा अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। जो पहली लेयर सेल की जो नजर आ रही है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लंबे लंबे सेल्स नजर आ रहे हैं इनको हम पैलिसेड मेसोफिल बोलते हैं। जो सर्कुलर आ रहे हैं इसको हम स्पॉन्जी पैरेनकाइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल बोलते हैं। ये पैरेनकाइमा के सेल होते हैं। ये दोनों क्लोरोफिल को स्टोर करने का काम करते हैं। तो धूप यहाँ पे आएगी, अंदर जाएगी, यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल रखा हुआ है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा बढ़िया तरीके से। अ क्रीम सेपरेटर मशीन वर्क्स अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ, तो जो क्रीम सेपरेटर होता है मशीन जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो वो सेंट्रीफ्यूगल पे काम करती है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल पे। तो सेंट्रीफ्यूगल सेंटर में आपकी किसी चीज को हम रोटेट करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में R। ये फॉर्मूले आपसे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, जैसे पीछे भी था ना, जैसे आपसे पूछ लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, फ्यूगल, पेटल मतलब जब चीज अंदर की तरफ खिंच रही है, फ्यूगल मतलब जब चीज बाहर की तरफ है। जैसे मशीन में कपड़े जब सूखते हैं तो वो जो ड्रायर के आसपास सूख जाते हैं फ्यूगल हो गया ना। तो F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन R। तो आपसे पूछ लेंगे सेंट्रीफ्यूगल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इनवर्सली है, डायरेक्टली स्क्वायर है या 2 टाइम्स ऐसे करके। तो वेलोसिटी के स्क्वायर के सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल सॉरी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट और m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। Why is the filament of electric bulb is usually made of tungsten? तो जो हमारा जो होता है ना बल्ब में ये वाला हिस्सा जो होता है ये टंगस्टन के फिलामेंट का होता है और यहाँ पे इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन भर दिया या हीलियम भर दिया।
टंगस्टन क्यों भरा जाता है? क्योंकि टंगस्टन बहुत तेज बिजली आने पर भी फटेगा नहीं, इसकी हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन को सिंबल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतनी डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो इतना डिग्री हीट वो होगा नहीं, इसीलिए बल्ब जब बहुत देर तक जलता है तो गर्म हो जाता है, उसको हाथ से नहीं छूते हैं। ज्यादा भी गर्म होने पे टंगस्टन टूटेगा नहीं या फटेगा नहीं, है ना। क्वेश्चन बढ़े, यदि किसी पिंड को वस्तु की सतह पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए और फिर चंद्रमा पे लेके जाया जाए तो इनमें से कौन सा सत्य है? वेट ऑफ बॉडी सेम ऑन अर्थ एंड मून, नो, वेट ही तो चेंज होता है। द मास ऑफ बॉडी इज रिड्यूस ऑन मून, नहीं, मास कांस्टेंट वैल्यू है। द मास ऑफ द बॉडी इज सेम ऑन अर्थ एंड मून, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज, नो, मास कांस्टेंट वैल्यू है। चाहे आप पृथ्वी पे चले जाइए, आकाश में चले जाइए, ब्रह्मांड में चले जाइए, पृथ्वी के केंद्र में चले जाइए, आप चांद पे चले जाइए, आप भले ही सूरज पे चले जाइए, आपका द्रव्यमान ड्राई वेट है, वो कभी सूखेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि वेट में कोई चेंज नहीं आता है। मास में कोई चेंज नहीं आता है, वेट में चेंज आता है, क्योंकि वेट ग्रेविटी के ऊपर निर्भर है। जब हम किसी चीज पे निर्भर होते हैं तो हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम, सिकल सेल एनीमिया X क्रोमोसोम, हीमोफीलिया Y क्रोमोसोम, पार्किंसंस X एंड Y। तो जो बीमारियां होती हैं ना, वो कुछ होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कुछ होती हैं एक्स और सेक्स लिंक्ड। इसमें आपको सही पूछा हुआ है, तो डाउन सिंड्रोम याद रखिए, डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी ऑफ 21 होती है, यानी कि जब क्रोमोसोम नंबर 21 डबल जो होना चाहिए पेयर, उसकी जगह ट्रिपल हो जाए। सिकल सेल एनीमिया जो है ये जो हमारी बीमारी है, ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डाउन सिंड्रोम तो आपको समझ आ गया, 21 की ट्राइसोमी की वजह से। सिकल सेल एनीमिया जो है ये रेड सेल डिसऑर्डर है, नॉर्मली ये जो है अनीमिया के कारण होता है। हीमोफीलिया एग्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो हीमोफीलिया को हम एग्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। और जो पार्किंसन डिसऑर्डर है, पार्किंसन डिसऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पे हमारे जो ब्रेन के सेल्स है ना, वो ओवर द पीरियड जो है वो डीजनरेट करने लग जा रहे हैं, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो करेक्ट इसमें सिर्फ डाउन सिंड्रोम है, ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसमें मैपिंग जो की जाती है वो कुछ ऐसे दिखती है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जो 23 क्रोमोसोम हैं, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 जोड़ी जो है वो ऐसे दिखते हैं, हर किसी का पेयर है। जहां पे भी ऐसा हो गया, जैसे इसको देखो ट्राइसोमी हो गई, यानी कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए, अब ये पेयर कैसे करें, तो एक्स्ट्रा सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम में मंगोलियन डिसऑर्डर के फीचर्स होते हैं। फेस से रिप्रेजेंट करता है हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है, फेस के जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो जिनको ये प्रॉब्लम होगी उनके फेस बड़े होंगे, प्रोट्रूडिंग होंगे, दिक्कत करता है। ठीक है, तो वैसे करके याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25, तो आई गेस चीजें समझ आ गई। आज का टॉपिक भी, आज का जो पूरा 25 क्वेश्चन है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, रिवाइज कर लीजिएगा इन पूरे पार्ट को। एंड यस, यहाँ पे जो है क्लास 24 पे साइंस की पूरी थ्योरी मेरी कराई हुई आपको मिल जाएगी। तो अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या आपको कोई देना है स्टेट सर्विसेज, तो यहाँ से आप बेसिक जो साइंस है उसको कवर कर सकते हैं। बेसिक साइंस मैंने बोला, ठीक है। और पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, या क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाके आप बता सकते हैं सारी अपनी परेशानी या समस्याएं। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन 25 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। 25 के 25 सेट आप रिवाइज कर लीजिए। हर सेट के अंदर 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। 25 का स्क्वायर 625 है ना, इतने क्वेश्चन तो आप ओवर द पीरियड मेरे साथ कर ही चुके हो। तो ये पूरा पार्ट आपने अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करके रखना है, ठीक है। कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आती है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।